24 दिसंबर 1945 रात के करीब 1:30 पर अमेरिकन स्टेट वेस्ट वर्जीनिया के फेयरविल में स्थित सॉडर रेसिडेंस में आग लग जाती है। घर के अंदर जॉर्ज और जेनी सॉडर अपने 9 बच्चों के साथ सोए हुए थे। अब जैसे ही जॉर्ज को आग की भनक लगती है, वो अपनी पत्नी और नीचे वाले फ्लोर में मौजूद अपने 4 बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन सेकंड फ्लोर पर मौजूद 2 बेडरूम्स में अभी भी 5 बच्चे फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के लिए जॉर्ज एक बार फिर से घर में घुसते हैं, पर लकड़ी के उस घर की सीढ़ियां जल चुकी थी, जिनके जरिए ऊपर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं था। अब जॉर्ज तुरंत ही बाहर की ओर भागते हैं, जहां उनके पास एक लैडर रखी हुई थी। लेकिन ये क्या, पिछली रात जहां उन्होंने लैडर रखी थी ना, वो वहां पर थी ही नहीं और काफी ढूंढने पर भी उन्हें वो लैडर नहीं मिली। ऐसे में जॉर्ज पास में खड़े अपने 2 कोल्ड ट्रक्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। उनका प्लान था कि वो एक कोल्ड ट्रक को घर के पास टिकाएंगे और उस पर चढ़कर दूसरे फ्लोर की ग्लास विंडो को तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड के कारण ना दोनों ही कोल्ड ट्रक्स स्टार्ट ही नहीं होते हैं। उनके पास एक वाटर बैरल भी था जिससे वो आग बुझा सकते थे, पर अगेन एक्सट्रीम कोल्ड के कारण उसका पानी भी जमा हुआ था। अब ऐसे में जॉर्ज घर के बाहर की एक दीवार के जरिए ऊपर वाली विंडो तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे वो वहां चढ़ पाए। पर भाई वो ना तो वहां पर चढ़ पाते हैं, उल्टा ग्लास से उनके हाथ पर भी चोट लग जाती है। अब 19 साल की मारियोन, जो घर के बाहर मौजूद 4 बच्चों में से एक थी, वो तुरंत पड़ोसी के घर की ओर भागती है और उनके टेलीफोन से फायर ब्रिगेड को कॉल करती है। पर दूसरी साइड से कोई भी कॉल पिक नहीं करता। एक दूसरा पड़ोसी भी अपने टेलीफोन से फायर ब्रिगेड को कॉल करने की ट्राई करता है, पर उसे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ऐसे में वो अपनी कार निकालते हैं और मदद मांगने के लिए फायर डिपार्टमेंट के ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। वहां उसकी मुलाकात फायर डिपार्टमेंट के चीफ FJ मॉरिस से होती है, जिन्हें वो पूरी सिचुएशन को समझाते हैं और जल्द से जल्द मदद भेजने के लिए कहते हैं। अब इधर जॉर्ज सॉडर और बाकी के लोग सभी कोशिशों के बाद थक हार कर अपने घर को जलते हुए देख रहे थे, जो लगभग 45 मिनट बाद कोलैप्स कर जाता है। पर फायर फाइटर्स वहां पर सुबह 8 बजे पहुंचते हैं, वो भी तब जब फायर डिपार्टमेंट सॉडर रेसिडेंस से महज 4 किलोमीटर की ही दूरी पर था। अब देखो, इसके पीछे भी कुछ रीजंस थे। वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए उस समय कुछ ही महीने हुए थे और ज्यादातर वर्क फोर्स रेस्ट मोड पर थी। ऊपर से उस रात ना क्रिसमस ईव थी। सेकेंडली, उस समय ना फायर फाइटर्स के पास कोई सायरन या एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। जब कोई फायर ब्रिगेड को कॉल करता था तो एक बंदा कॉल को पिक करता था और फिर मैन्युअली अपने सारे स्टाफ को उनके घर से बुलाने जाता था। फायर चीफ FJ मॉरिस बताते हैं कि वो ड्यूटी पर तो थे, लेकिन वो सॉडर रेसिडेंस पहुंच नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें फायर ट्रक चलाना नहीं आता था। अब देखो, रीजन कोई भी रहा हो, रियलिटी ये थी कि जब तक फायर ब्रिगेड मदद के लिए पहुंचती है ना, सॉडर रेसिडेंस लिटरली राख में बदल चुका था। अब राख के इस ढेर में 5 सॉडर चिल्ड्रन की लाशें खोजी जाती है, पर वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। FJ मॉरिस का मानना था कि शायद आग में जलकर ये सभी लाशें पूरी तरह से राख में बदल चुकी होंगी। लेकिन यहाँ पर ना कहानी हमारे दिमाग में कुछ अजीब क्वेश्चंस छोड़ जाती है। देखो, जॉर्ज सॉडर का कहना था कि उन्होंने अपने बाकी के 5 चिल्ड्रन को अलर्ट करने के लिए कई बार आवाज लगाई थी, पर ऊपर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। रैली रजिस्टर नाम के एक न्यूज़पेपर को दिए एक इंटरव्यू में मारियोन ने यह भी खुलासा किया था कि उन्होंने एक बार भी ऊपर की खिड़की से किसी भी बच्चे को झांकते हुए भी नहीं देखा। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब सारे बच्चे ऑलरेडी बेहोश हो चुके हो या फिर कमरे में कोई हो ही ना। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पहली बार जेनी ने आग देखी थी और उनके अनुसार वो टेलीफोन लाइन और फ्यूज बॉक्स के पास से शुरू हुई थी, जो कि नीचे वाले फ्लोर पर ही था। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि ऊपर वाले फ्लोर पर सो रहे बच्चे नीचे लगी आग से बेहोश हो जाए और नीचे वालों को कुछ हो ही ना। अब यही अनसुलझा सवाल जॉर्ज और जेनी को एक नए कंक्लूजन पर लाता है और वो मानने लगते हैं कि उनके बच्चे मरे नहीं थे, बल्कि उन्हें किडनैप किया गया है और उनके घर में ये आग सिर्फ इस किडनैपिंग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाई गई थी। अब इस दावे का एक प्रूफ ये भी था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जहां आग लगने की वजह फॉल्टी वायरिंग को माना गया, वहीं पर सॉडर फैमिली का दावा था कि उन्होंने कुछ समय पहले ही वायरिंग की अच्छे से जांच कराई थी और ऐसा कोई भी फॉल्ट तब उन्हें देखने को नहीं मिला था। इवन बाद में जब इसको इन्वेस्टिगेट किया गया तब भी फायर का रीजन फॉल्टी वायरिंग होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। तो फिर क्या सॉडर चिल्ड्रन को सच में किडनैप किया गया था? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब डिस्कस करने से पहले हमें सॉडर फैमिली की हिस्ट्री को जानना होगा।
तो देखो, जॉर्ज सॉडर जो इस फैमिली का हेड थे, उनका असली नाम जियोर्जियो सोडू था और उनका जन्म इटली के सार्डिनिया में हुआ था। 13 साल की उम्र में जॉर्ज अपने बड़े भाई के साथ इटली छोड़कर इमिग्रेंट के रूप में अमेरिका आ जाते हैं। अब वो यहाँ पर क्यों आए थे और कैसे आए थे, जॉर्ज को कभी भी इस बारे में डिस्कस करना पसंद नहीं था। अब पॉसिबल है कि वहाँ वो कोई क्राइम या इल्लीगल एक्टिविटी में शामिल रहे हो और सजा के डर से अमेरिका भाग आए हो। खैर, अमेरिका आने के बाद जॉर्जियो, जो अब जॉर्ज बन चुके थे, वो पेंसिल्वेनिया के रेल रोड कंस्ट्रक्शन में काम करने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वेस्ट वर्जीनिया के स्मिदर्स नाम की जगह पर ड्राइविंग का काम करते हैं और अल्टीमेटली अपनी ट्रकिंग कंपनी खोल लेते हैं। स्मिदर्स में ही उनकी मुलाकात जेनी से होती है, जिनकी फैमिली भी इटली से ही थी और दोनों साल 1922 में शादी कर लेते हैं। अब इसके कुछ समय बाद ये दोनों वेस्ट वर्जीनिया के ही फाइटविल में रहने लगते हैं, जहां इनके अलावा भी इमिग्रेंट इटालियंस की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी। अब जॉर्ज ने जो ट्रकिंग का बिजनेस शुरू किया था ना, वो काफी चलता था और वो काफी रिच हो जाते हैं, जिससे इटालियन लोगों की अपनी कम्युनिटी में उनकी काफी रिस्पेक्ट बन जाती है। अब जॉर्ज ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन वाला इंसान था, जो उस समय इटली पर राज कर रहे डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी के अगेंस्ट में बोला करते थे। अब कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद आती थी और बहुतों से अक्सर उनकी तीखी बहस भी हो जाया करती थी। अब यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि जॉर्ज और जेनी का दूसरा सबसे बड़ा बेटा, जो अमेरिकन मिलिट्री में सर्व करता था और उसने वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया था। जिस समय सॉडर रेसिडेंस में आग लगी थी, तब वो घर पर नहीं था। अब मुसोलिनी के अगेंस्ट होना और जॉर्ज के बेटे जो का अमेरिकन मिलिट्री को सर्व करना, ऐसा माना जाता है कि शायद यही कारण था कि सॉडर रेसिडेंस को नुकसान पहुंचाया गया था। और इसके एक नहीं बल्कि कई सबूत मिले थे, क्योंकि इस इंसिडेंट के कुछ ही महीनों पहले ना सॉडर रेसिडेंस में एक इंश्योरेंस सेल्समैन आया था, जिससे जॉर्ज की मुसोलिनी को लेकर बहस हो जाती है। अब उस सेल्समैन को उन पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जॉर्ज को उसके घर में आग लगाने और बच्चों को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दे देता है। अब ऐसे ही जब एक और बंदा कुछ काम से जॉर्ज के घर में आया, तो उसने जॉर्ज से कहा था कि तुम्हारे घर के फ्यूज बॉक्सेस में आग लग जाएगी। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट के कुछ दिनों पहले जॉर्ज के बड़े बेटे ने पास वाले हाईवे पर खड़ी एक स्ट्रेंज कार को नोटिस किया था, जिसमें बैठा इंसान स्कूल से आ रहे उसके छोटे भाई बहनों को घूर रहा था, जैसे वो उन पर नजर रख रहा हो। लेकिन सबसे स्ट्रेंज सीक्वेंस तो उस रात हुआ था जब सॉडर रेसिडेंस में आग लग जाती है। आग लगने से कुछ समय पहले रात के करीब 12:30 पर एक टेलीफोन कॉल आता है, जिसको जेनी पिक करती है। ये कॉल किसी अनजान औरत का था, जो किसी और इंसान के बारे में पूछ रही थी, जिसे जेनी नहीं जानती थी। अब उस रात के बैकग्राउंड में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी और कोई सेलिब्रेशन भी चल रहा था। इनफैक्ट जेनी से बात करते हुए वो औरत भी बेहद ही अजीब तरीके से हंसती है। पर देखो, जेनी ना इसे महज एक रॉन्ग कॉल समझकर टाल देती है। अब इसके कुछ समय बाद रात के करीब 1 बजे जेनी की नींद फिर से खुलती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज घर की छत से टकराई हो और फिर रोल होते हुए नीचे गिर गई हो। हालांकि इसके बाद कोई भी आवाज नहीं आती और जेनी इसे अपना वहम समझकर सो जाती है। अब इस इंसिडेंट के करीब आधे घंटे बाद घर में आग लग जाती है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जेनी ने सबसे पहले उसे देखा था। लेकिन क्या जॉर्ज सॉडर और उनकी फैमिली के खिलाफ कोई साजिश की जा रही थी, और क्या सच में उस रात सॉडर रेसिडेंस की छत से कुछ टकराया था? इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद जब सॉडर कपल अपनी छोटी बेटी सिल्विया के साथ वहां आते हैं, तो सिल्विया वो राख के ढेर में रबर का एक हार्ड ऑब्जेक्ट ढूंढती है। अब जॉर्ज इसे देख कर ना बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल रबर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक पाइनएप्पल बॉम्ब हैंड ग्रेनेड है, और शायद यही उस रात सॉडर रेसिडेंस पर फेंका गया था। मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये आग फॉल्टी वायरिंग से तो नहीं लगी थी। लेकिन सवाल वही का वही था कि आखिर सॉडर चिल्ड्रन गए तो गए कहां? अब एफजे मॉरिस के अनुसार तो सभी 5 बच्चों की बॉडीज और बोन्स दोनों ही जलकर राख हो गए थे, पर जेनी ये मानने को रेडी ही नहीं थी। अब पास की एक लोकल क्रेमेटरी से जेनी को जानकारी मिलती है कि एक ह्यूमन बॉडी को 1090 डिग्री सेल्सियस पर 2 घंटे जलाने के बाद भी उसकी बोन्स राख में नहीं बदलती है, और सॉडर रेसिडेंस में तो महज 45 मिनट के लिए ही आग लगी थी। इनफैक्ट इस राख के बीच कुछ हाउस होल्ड अप्लायंसेस के टुकड़े भी मौजूद थे, लेकिन ह्यूमन बोन्स का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो क्या घर में आग लगने के पहले ही सॉडर चिल्ड्रन को किडनैप कर लिया गया था? कुछ रिपोर्टेड साइटिंग्स की माने तो इसका जवाब शायद हाँ है।
एक महिला ये क्लेम करती है कि जब सॉडर रेसिडेंस में आग लगी हुई थी उसी समय उसने उनके बच्चों को एक कार से जाते हुए देखा था। एक दूसरी महिला जो फैटविल से करीब 80 किलोमीटर दूर एक दुकान चलाती थी, वो ये दावा करती है कि इस इंसिडेंट की अगली सुबह एक कार उन बच्चों को लेकर उसकी दुकान पर आई थी और उन्होंने नाश्ता भी किया था। अब उस महिला के अनुसार वो गाड़ी फ्लोरिडा नंबर प्लेट की थी। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद चार्ल्सटन होटल की एक फीमेल स्टाफ भी ये दावा करती है कि उसने इन बच्चों को अपने होटल में देखा था। अब ये बच्चे 2 आदमी और 2 महिलाओं के साथ थे जो इटालियन मूल के ही लग रहे थे। वो फीमेल स्टाफ बच्चों से फ्रेंडली मैनर में बात करने की कोशिश करती है, पर उनमें से एक आदमी इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बच्चों से बात नहीं करने देता। वो लोग रात के समय होटल में एक बड़ा सा रूम लेकर रुकते हैं और सुबह होते ही वहां से निकल जाते हैं। इन सब के अलावा भी कई लोगों ने सॉडर चिल्ड्रन को देखने का दावा किया, पर ना तो इनके सच होने की कोई सबूत मिले और ना ही वो 5 बच्चे। साल 1947 में जब जॉर्ज और जेनी को कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी तो वो FBI को लेटर लिखना शुरू करते हैं और ऐसा ही एक लेटर FBI के डायरेक्टर जे एडगर हूवर को मिलता है। अब बेसिकली इन लेटर्स में इन दोनों ने FBI से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी, जिस पर जे एडगर हूवर कहते हैं कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं, पर ये केस लोकल है और उनके इन्वेस्टिगेटिव ज्यूरिडिक्शन के अंडर नहीं आता। हूवर ये बताते हैं कि उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प भी ऑफर की थी, पर फैटविल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया। जब जॉर्ज और जेनी को गवर्नमेंट और एजेंसीज का सपोर्ट नहीं मिला तो वो अपने लेवल पर केस की इन्वेस्टिगेशन करने की ठानते हैं और सीसी टिंसली नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर कर लेते हैं। लेकिन क्या इस केस में सीसी टिंसली का इंक्लूजन इसे कोई नई दिशा दे सका? वेल, हाँ भी और शायद ना भी। देखो, टिंसली ने यहाँ एक नई बात पता लगाई जो पहले रिवील नहीं हुई थी। वो ये थी कि जिस इन्वेस्टिगेशन टीम ने सॉडर रेसिडेंस में फायर का कारण फॉल्टी वायर को बताया, उसमें जॉर्ज का एक दुश्मन भी शामिल था एंड वो और कोई नहीं, वही इंश्योरेंस सेल्समैन था जिसने खुद जॉर्ज के घर को जलाने और उसके बच्चों को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी थी। लेकिन क्या उस सेल्समैन के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? वेल, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज के पास उसकी दी हुई धमकियों का कोई भी सबूत नहीं था और बिना सबूत के एक इंसान को शक के दायरे में डालना बेवकूफी थी। यानी केस में कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस नहीं हुई। अब साल 1949 में जॉर्ज ऑस्कर हंटर नाम के एक पैथोलॉजिस्ट से एक बार फिर अपने जले हुए घर की राख में बोन्स के सबूत ढूंढने को कहते हैं और इस बार उन्हें ह्यूमन वर्टिब्रेट के कुछ टुकड़े मिलते भी हैं। पर इनकी जांच करने पर रिवील होता है कि ये जिस इंसान की है उसकी उम्र मिनिमम 17 और मैक्सिमम 22 साल की रही होगी, जबकि सॉडर का सबसे ज्यादा एज वाला मिसिंग चाइल्ड मॉरिस महज 14 साल का ही था। अब बाद में ये पता चलता है कि ये बोन्स के टुकड़े पास मौजूद माउंट होप सिमेट्री से कभी यहाँ पर मिट्टी के साथ आ गया होगा और इनका सॉडर फैमिली के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं था। अब देखो, पुलिस तो अब तक हार मान चुकी थी और सॉडर चिल्ड्रन का केस अनसॉल्व्ड डिक्लेयर करके क्लोज कर दिया जाता है, पर सॉडर कपल अभी भी हार नहीं मानते और फ्लायर्स प्रिंट करवाते हैं जिसमें उनके बच्चों का पता बताने वाले को $5000 का रिवॉर्ड देने की बात कही गई थी। इवन जिस जगह पर उनका जला हुआ घर का मलबा था वहां साल 1952 में वो बड़ा सा बिल बोर्ड लगवाते हैं जिस पर सॉडर चिल्ड्रन की फोटोज और उनकी स्टोरी लिखी हुई थी। साल 1969 में जॉर्ज की मौत हो जाती है और फिर 1989 में जेनी भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तब जाकर कहीं उस बिल बोर्ड को वहां से हटाया जाता है, पर यह तमाम कोशिशें सॉडर चिल्ड्रन की खोज में नाकाम साबित हुई और आज भी ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनकर रह गई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सॉडर चिल्ड्रन सच में उस रात घर में मौजूद थे या किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उन्हें किडनैप कर लिया गया था? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि कैसे एक लेडी जो कि एक सक्सेसफुल एस्ट्रोनॉट थी और अपने ड्रीम लाइफ को जी रही थी, वो एक छोटी सी गलती के कारण जेल में चली जाती है। अब आखिर उसके साथ ऐसा क्या घटित होता है, इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।